नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आनंद में। अपना जो फिजिकल पॉलिसी वाला जो चैप्टर चल रहा था, उसमें एक तो मित्र एफआरबीएम पे चर्चा रह गई थी। दो तीन कुछ बेसिक अपने आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वह रह गए थे, और अपन को डिस्कस करना था इसके एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट समझने से पहले सारे फिलअप हैं क्या मेरे मित्र? चलिए, एफआरबीएम एक्ट समझने से पहले कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऐसे तो अपन ने सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ ही लिए थे, लेकिन देखो दो तीन बातें और देखनी थी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था एक घाटे की वित्त व्यवस्था के बारे में देखेंगे, और अपने यूपीएससी में भी एक वर्ड खूब चलता है, वेज एंड मीन्स वाला, वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस वो समझेंगे। घाटे की वित्त व्यवस्था से तो आप समझ ही गए होंगे भैया कि घाटे की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, वित्त की व्यवस्था कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था मतलब कि इस वित्त के लिए आप क्या कर रहे हो, जो व्यवस्था कर रहे हो वो कैसी है? घाटे की है। घाटे की मतलब कि घर से पैसा नहीं आ रहा, मतलब बाजार से मांग के लेके आ रहे हो। कैसा प्रोसेस है ये? ऐसा प्रोसेस जिसमें सरकार घाटे की पूर्ति के लिए क्या करती है? वित्त की व्यवस्था करती है। वित्त बेसिकली क्या है? फाइनेंस, कहीं से लेके आओ पैसा, घर में पैसा नहीं है। क्लियर है ना? अब ये ध्यान रखो कि जैसे मेरे पास यदि मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या जाऊंगा? बैंक से लोन लेने जाऊंगा या किसी मित्र के पास पैसे मांगने जाऊंगा। लेकिन सरकार कहाँ जाती है? सरकार मेरे मित्र वो भी लोन लेने जाती है, या क्या करती है, उसके पास एक ऑप्शन और होता है विनिवेश का। ऐसे ही आपके पास भी एक ऑप्शन होता है विनिवेश का। जैसे कि यदि मेरी कोई संपत्ति है, मेरे पास खेत था 10 बीघा का, तो मैंने 2 बीघा खेत बेच दिया। मेरा खुद का खेत था ना, तो मैंने मेरा 2 बीघा खेत बेच बेच के क्या किया? मेरे वित्त की व्यवस्था कर ली। ऐसे ही मित्र सरकार भी क्या करती है? विनिवेश करती है। सरकार की जो कैपिटल है, एसेट है, उसको क्या करती है? बेच देती है, और बेचने से क्या होता है? उसको पैसा मिल जाता है। क्लियर? तो हम देखते हैं जो वित्त की व्यवस्था करते हैं, सामान्यतः तीन तरीके से हमें देखने को मिलता है। एक तो सरकार क्या करती है भैया? बाजार से जाके लोन ले आती है। दूसरा तरीका क्या है उसका? विनिवेश करना, डिसइन्वेस्टमेंट। और तीसरा क्या है मेरे मित्र? अनुदान प्राप्त करना। ये सब अनुदान क्या है? ग्रांट। देखो जैसे क्या है, आपने मुझे लोन दिया, एक तो लोन दिया जिसपे आप ब्याज लेते हो, एक आप मुझे अनुदान देते हो कि भैया ले जाओ, लौटाने नहीं पड़ेंगे आपको, आप अभी संकट में हो, पूरा कर लो। तो अनुदान में क्या होता है? आपको एक तरीके से लोन लौटाना नहीं पड़ता है। लेकिन वो लोन आपको जो अनुदान दिया जाता है, किस में काम लेते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेते हो। कहाँ काम में लेते हो? जहां पर आपको अपनी एसेट खड़ी करनी है, वहां पर आप मित्र काम में लेते हो। क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो एक बात का और ध्यान रखना, सरकार के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था कब अनुकूल रहेगी? ये हमारे लिए जब फायदे में रहेगी, जब हमें क्या करना है? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। सपोज करो हमें कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है, जिससे क्या हो? हमारी संसाधन लोगों को अधिक से अधिक प्राप्त हो, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो। उसके लिए यदि हम पैसा लेके आ रहे हैं 5-10 हज़ार करोड़, तो ये तो अच्छा माना जाएगा। ये कैसी वित्त की व्यवस्था है? घाटे की वित्त व्यवस्था है, लेकिन हमारे लिए फायदेमंद क्यों है? क्योंकि हम जो पैसा लेके आ रहे हैं वो किस पे इन्वेस्ट करेंगे? हम उसको इन्वेस्ट करेंगे किसी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। क्लियर है? स्पष्ट है? ये एक बात आपको ध्यान में आ गई। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट और है मेरे मित्र, उसको भी देख लो।
वेज एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स क्या कहता है मित्र? देखो वेज एंड मीन्स हिंदी में इसको हम बोलते हैं अर्थोपाय अग्रिम। अर्थ के लिए उपाय कर रहे हो आप, अर्थोपाय अग्रिम। क्या बोलते हो? अर्थोपाय अग्रिम, वेज एंड मीन्स एडवांस। बड़े ही सरल तरीके से मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखो ये इसकी ज़रूरत जब पड़ती है, जब जो सरकार होती है उसको कोई एकदम से कोई इस प्रकार के खर्चे की आवश्यकता पड़ जाए, कैश की आवश्यकता पड़ जाए, तो कहाँ से लेके आएगा? बैंकों का बैंक आरबीआई के पास लेके जाएगा। क्लियर है ना? आरबीआई से जो पैसा लेके आता है ना, इमीडिएटली कोई आवश्यकता पड़ जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थ का उपाय अग्रिम। अब इसमें क्या है? अग्रिम शब्द जुड़ गया, मतलब एडवांस में कोई पैसा दे दिया। क्लियर? देखो सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा क्या होता है? उसका एक्सपेंडिचर उसके आय से अधिक होता है नहीं होता है मित्र? होता है। अभी तो खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको पूर्ति करने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? आरबीआई से कोई फंड लेके आती है कैश के लिए। क्लियर? टेम्परेरी बेसिस से आरबीआई से फंड लेके आती है, ठीक है। और ये जो टेम्परेरी बेसिस पे जो फंड लेके आती है इसी को हम क्या कहते हैं? वेज एंड मीन्स एडवांस। अच्छा आप मुझे बताओ, सरकार हो चाहे कोई भी हो, कभी भी आप लोन इत्यादि लेके आते हो तो आपको कुछ ना कुछ भैया कुछ जमानत या कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो ये भी कोई ऐसे कैसे लेके आ जाती है आपको पता है? गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ट्रेजरी बिल या सिक्योरिटी किसको देती है? आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक को देती है। प्रोसेस क्या है? गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई को ट्रेजरी बिल या सिक्योरिटी देती है साहब। उसी के बेसिस पे क्या करता है आरबीआई? इनको ये फंड प्रोवाइड कराता है। अब इसमें दो बातें और ध्यान कर लेना। ये फंड देता है तो क्या ऐसे दे देता है क्या? बिना किसी ब्याज के? ब्याज लेता है, ब्याज लेता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल इंटरेस्ट लेता है। और इंटरेस्ट क्या लेता है? जो आपकी रेपो रेट है, रेपो रेट से 2% ज़्यादा लेता है। अरे भैया इमीडिएटली आपको पैसे की जरूरत है तो ज़्यादा ही लेगा ना। क्लियर है? दूसरी बात इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या लिमिट फिक्स कर रखी है सरकार को? बोल रहा है कि साहब आप 50,000 करोड़ रुपए हमसे ले सकते हो, एडवांस में पहले ही तय कर देते हैं इतना पैसा हमारे हमने आपके लिए रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि भैया एक विकासशील देश के लिए खर्चे अधिक हैं भैया, इनकम कम है, और उसकी पूर्ति पैसों की कहाँ से होती है? उसकी पूर्ति मेरे मित्र होती है आरबीआई के द्वारा। अब उन्होंने कह रखी है कि साहब आपको हमने लिमिट दे रखी है, यदि आप वो लिमिट भी क्रॉस करते हो तो आपको 2% और एक्स्ट्रा ब्याज पे हम दे देंगे साहब। सपोज करो रेपो रेट आपकी 4% है, तो यहाँ पर आपको कितने देने पड़ेंगे? 6%। यहाँ 2% और देने पड़ जाएंगे, 8% पे आप पैसे लेके आओगे। स्पष्ट है? फॉर एग्जाम्पल तो ये क्या हो गया? वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है? आरबीआई से गवर्नमेंट क्या करती है? अपने कुछ आकस्मिक खर्चों की पूर्ति के लिए, कैश की आवश्यकता पूरी करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे आरबीआई से फंड का अरेंजमेंट करती है। इसी को क्या बोलते हैं? वेज एंड मीन्स कहते हैं। क्लियर है? और ये कैसा होता है भैया? ये ट्रेजरी बिल मतलब प्रतिभूतियों के माध्यम से, अस्थायी प्रतिभूतियों के आधार पर आरबीआई से लोन लेके आती है। फर्स्ट है। अब देखो एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए जाता है कि पहले क्या होता था कि सरकारें क्या करती थी, जब भी कहीं पर भी घोषणा कर दी कि हम क्या करेंगे, एक नई ऐसी स्कीम लॉन्च करेंगे, खूब भैया भ्रष्टाचार हुआ करता था, हजारों करोड़ रुपए की स्कीमें लॉन्च कर दी, अब पैसा कहाँ से आएगा? आरबीआई से लेके आ जाया करते थे। क्लियर है? तो बाद में ये चेंजेस इसमें किए गए कि नहीं, अब हम आपको एक एडवांस दे देंगे, इतना ही पैसा आपको मिलेगा भैया, पहले ही एक निश्चित राशि तय कर दी जाती है। ये इसमें बाद में चेंजेस हुआ। फर्स्ट है। अब एक बात और ध्यान रखना, बजट बनता है तो हम क्या इसको शामिल करते हैं क्या? नहीं, बजट बनता है तो इसको शामिल नहीं किया जाता है। दूसरी बात, क्या ये घाटे की वित्त व्यवस्था का स्रोत है क्या?
हम वेज एंड मीन्स को घाटे की वित्त व्यवस्था का स्रोत नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि भैया ये बजट का पार्ट नहीं है। ठीक है, हाँ हम इसको लेकिन राजकोषीय घाटे में जरूर जोड़ते हैं। क्लियर? और राजकोषीय घाटे में भी वह भाग जोड़ते हैं जो शेष बच गया, चुका दिया वो नहीं। क्लियर है? ये सारे काम हमने क्यों किए हैं कि भैया एडवांस मिलेगा तो तय कर दी राशि इतना ही मिलेगा। किस लिए तय कर दिया? इससे आपका फाइनेंशियल अनुशासन या डिसिप्लिन आए तुम्हें। क्लियर है? कि वित्तीय अनुशासन भैया आप ढंग से करो, नहीं तो जब मन के आता है मुंह उठा के आप आरबीआई से पैसे लेने आ जाते हो। क्लियर है आपको बात? क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कोरोना के टाइम पे यदि आपको ध्यान हो, सरकार की जब हालत बड़ी माली हो गई थी तब स्टेट को भी, अब ये हाँ एक बात और ध्यान रखना, ये आरबीआई सेंटर को भी देता है और स्टेट को भी देता है। क्लियर? सेंटर को भी देता है और स्टेट को भी इस प्रकार के वेज एंड मीन्स एडवांस देता है। तो इसमें काफ़ी वृद्धि करी थी। जैसे पहले वेज एंड मीन्स एडवांस लेने के लिए तय कर रखा था कि सेंटर के लिए आई थिंक था 40,000 50,000 करोड़ था, इसको बढ़ा के 1,20,000 करोड़ कर दिया था। स्टेट के भी शायद 20-22-23,000 रुपये ऐसे कुछ करोड़ था, उसको भी बढ़ा के 56,000 करोड़ स्टेट के लिए कह दी थी कि भैया तुम्हारे लिए हम 60% बढ़ा देते हैं, इतना तुम पैसा लेके जा सकते हो हमसे अगर तुम्हें आवश्यकता होगी तो। क्यों? क्योंकि भैया कोरोना के समय में इनकम तो वैसे ही नहीं थी, एक्सपेंडिचर ही हो रहा था, और स्टेट की या यूँ कह दीजिए देश की इकोनॉमी को कैसे स्टेबल किया जाए उसके लिए ये एक बहुत बढ़िया उपाय था। क्लियर है? तो हमने घाटे की वित्त व्यवस्था समझ ली, हमने वेज एंड मीन एडवांस एक रह गया था, हमने वह भी समझ लिया। चलिए अब एक एफआरबीएम एक्ट देख लेते हैं भैया, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट एंड मैनेजमेंट रूल। क्लियर है? ये क्या है? फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम। ठीक है मित्र, ये और देख लेते हैं। लाइट रंग लेना पड़ेगा ना? ठीक है, ये वाला ही ठीक है। चलिए एफआरबीएम एक्ट है, इसके बारे में देख लो भैया क्यों आया था, क्या है ये राजकोषीय प्रबंधन, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटी बजटीय मैनेजमेंट, बजटीय प्रबंधन नीति। क्लियर है? ये एफआरबीएम फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजटीय मैनेजमेंट रटा हुआ है ना, तो वही बार बार लिखते हैं। तो मैंने एग्जाम में भी, मैं तो एफआरबीएम ही मेंस में लिख के आया था इंग्लिश में। क्लियर है मित्र? चलो इसको देख लेते हैं। राजकोषीय नीति में सुधार और राजकोषीय समेकन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम एक फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट लेके आए थे। कि राजकोषीय समेकन अपने मेंस में आया था, आई थिंक 2 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। राजकोषीय समेकन से क्या आशय है? समेकन, राजकोषीय समेकन बेसिकली क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार क्या करती है, जो उसका राजकोषीय घाटा है उस पर नियंत्रण लेके आती है। इट मीन्स इट इज अ प्रोसेस जिसमें क्या करती है, जो उसका फिजिकल डेफिसिट है उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, वो काम किसके माध्यम से होता है? राजकोषीय समेकन के माध्यम से। क्लियर है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? राजकोषीय समेकन कहते हैं। क्लियर है? और ये कब होता है? ये इसमें 2-3 बातें उसको ध्यान कर लो, मेंस में अपने क्वेश्चन बड़े रिपीट होते हैं। राजकोषीय समेकन, और प्री में भी भैया पूछा जा सकता है। जब 2 नंबर में मेंस में आपसे पूछा है तो प्री में भी डेफिनेटली पूछा सकता है। क्या है ये? राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये मेरे मित्र जब राजकोषीय समेकन होता है कब होता है? घाटे से पूर्व का प्रोसेस है। क्लियर? घाटा नहीं हो उससे पूर्व का प्रोसेस है, पहले ही बेसिकली कुछ आपके डॉन्ट्स एंड डूज बन जाते हैं। क्लियर?
कैसी व्यवस्था है? घाटे से, घाटे के पूर्व की व्यवस्था है। क्लियर है कि कैसे भी करके हमारे जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, वो क्या रहे? कंट्रोल में रहे। इसी के लिए ये करते हैं भैया। क्लियर। और समय समय पर राजकोषीय समेकन नियंत्रण करने के लिए भैया रिपोर्ट्स आती रहती हैं, और उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते रहते हैं, हमारे जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें भी चेंजेस करते रहते हैं। स्पष्ट है? चलो, मोटी मोटी हमने सारी बातें बेसिक समझ ली है। एफआरबीएम एक्ट देख लो क्या है अब ये भी। अब हमने कैसे कंट्रोल करने के लिए एफआरबीएम राजकोषीय नीति में या राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करने के लिए हम बेसिकली कोई रूल्स लेके आए थे। कब लेके आए थे मित्र? 2003 में लेके आए थे। कब लेके आए थे? 2003 में लेके आए थे। समय समय पर इसमें हमने कुछ ना कुछ अमेंडमेंट भी किए हैं, हमने कुछ अमेंडमेंट भी किए हैं। क्लियर। जैसे जब ये नीति लेके आए थे तो उसमें हमने तय किया था कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो 2008-9 तक कितना लेके आ जाएंगे? 3% लेके आ जाएंगे जीडीपी का। 3% बाय 2008-9 फिजिकल डेफिसिट कितना लेके आ जाएंगे? 3% के स्तर तक लेके आ जाएंगे। और हम कैसे लेके आएंगे? हर साल 0.5% हम हमारा फिजिकल डेफिसिट कम करेंगे। जो मतलब हम ब्याज, ऋण इत्यादि लेते हैं उसको क्या करेंगे मेरे मित्र? 0.5% हर साल कम करेंगे। इसी तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट को 0% करना है। कब तक? 8-9 तक, मतलब मार्च 2009 तक। ये दो आप तो फैक्ट ध्यान रखना है, स्टार्टिंग के फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट 3% बाय 2008-9 और रेवेन्यू डेफिसिट 0 बाय 2009 मार्च 2009 तक करना है। क्लियर है। और हमने तय किया था कि कैप लेके आए थे डेब्ट टू जीडीपी रेशो। डेब्ट टू जीडीपी रेशो ये भी देख लो क्या होता है। जैसे कि साहब अपनी जीडीपी है 100 रुपये की है, तो इन्होंने कह दिया था कि साहब 69 रुपये तक ही आप क्या कर सकते हो? लोन ले सकते हो, मतलब डेब्ट ले सकते हो। कितना? 69 रुपये तक का क्या ले सकते हो आप? डेब्ट ले सकते हो। इसी को क्या बोलते हैं? ऋण जीडीपी अनुपात। ये बेसिकली ये बताता है ऋण जीडीपी अनुपात कि जो आपका सार्वजनिक ऋण है और जीडीपी उसका अनुपात क्या है, कि जीडीपी का हमने इतना क्या ले रखा है, सार्वजनिक ऋण ले रखा है। इस रेशो के माध्यम से हमें ये मालूम पड़ता है। क्लियर। क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ क्या कि ये जो डेब्ट जीडीपी रेशो है इससे किसी देश की कुल देयता कितनी है ये मालूम पड़ता है कि भैया इसके ऊपर कितना कर्जा है। ये डेब्ट जीडीपी रेशो से हमें मालूम पड़ जाता है। जैसे अगर डेब्ट जीडीपी रेशो क्या है, अगर सार्वजनिक ऋण आपका 10 है, या यूँ कहते 11 है, और आपका जीडीपी 10 है, इट मीन्स कि जीडीपी का 110% आपने क्या ले रखा है मेरे मित्र? लोन ले रखा है। स्पष्ट है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि किसी देश की जो कुल देयता है, किसी अर्थव्यवस्था की कुल देयता है, वह कौन डिनोट करता है? डेब्ट जीडीपी रेशो करता है। क्लियर। अच्छा मुझे बताओ, अगर डेब्ट जीडीपी रेशो बढ़ेगा तो इट मीन्स क्या है? मतलब कि आप क्या कर रहे हो? अपनी देयता में वृद्धि कर रहे हो, लोन ज़्यादा लेके आ रहे हो, अपनी राजकोषीय घाटे में वृद्धि कर रहे हो आप। स्पष्ट है। चलें आगे। तो इन्होंने कहा कि डेब्ट जीडीपी रेशो 69% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैप लगा दी इन्होंने। और प्रोहिबिट बोरिंग आरबीआई से क्या, जब भी मुंह उठा के पैसा मांगने चल जाते थे, घर की खेती लाओ पैसा दो, जस्ती थी जो, तो हम बिना किसी राजकोषीय प्रबंधन के ऐसी योजनाएं चालू कर देते थे और खूब खर्चा करते थे कि दबा के खाओ, कोई लोड नहीं है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को रहती नहीं थी। तो इन्होंने क्या कैपिंग लगा दी कि भैया मुंह उठा के ऐसे मांगने नहीं आओगे आरबीआई के पास। क्लियर। उसमें उन्होंने तय कर दिया था एक्सेप्ट वॉर, कोई वॉर हो गया, कैसी ऐसी कैलेमिटीज आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे कोरोना जैसा हैपनिंग हो गई, तो क्या है, तो आप लेकिन पैसे लेने आ सकते हो। पैसे लेने जाते हैं तो आरबीआई मना नहीं करती है, भैया आरबीआई भी तो किसका? अंग तो गवर्नमेंट का ही है ना। अगला इन्होंने 5वां पॉइंट बोला था कि आपको एक काम करना है कि भैया जो भी आप काम कर रहे हो राजकोषीय प्रबंधन या राजकोषीय नीति के अंतर्गत, उसकी आपको रिपोर्ट पार्लियामेंट्री में देनी है। संसद में रखोगे कि साहब हमने राजकोषीय प्रबंधन के लिए ये काम किए हैं, या ये हमारे देश की फिजिकल पॉलिसी है। भैया सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहती है ना, आपके पास तिजोरी में कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, इसका प्रबंधन ही नहीं पता। बोले ये जो भी आप प्रबंधन कर रहे हो, ये आपको कहाँ पर रखना है? पार्लियामेंट में रखना है। या तो एनुअली रखो या क्वार्टरली रखो। और इसकी ऑडिट कौन करेगा? इसकी ऑडिट करेगा कैग। क्लियर है। एफआरबीएम 2003 जो था, ये मोटे मोटे 5 बिंदु थे, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद 2012 में एक अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट में क्या बोला? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एक टर्म लेके आ गए
इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, हमने देख रखा है ईआरडी, रेवेन्यू डेफिसिट था, जो व्यय था उसमें से हमने वह व्यय घटा दिया था जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, जो अनुदान दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो वह हमने हटा दिया था। तो फिर हमने कहा था साहब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इतना है। ध्यान आ गया, लास्ट लेक्चर देख लेना। अच्छा, एक और उन्होंने बड़ा चेंजेस किया था कि साहब जो आपका बजट है उस बजट में आपको बजट के साथ साथ 3 रिपोर्ट और पेश करनी है। क्या? 3 रिपोर्ट और पेश करनी है। दिख गया 3 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट तो कौन सी है मित्र? मध्यावधि फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। ये आपको साल के मध्य में ही जो आपकी राजकोषीय नीति है उसका एक स्टेटमेंट रखोगे आप। इनिशियली मालूम पड़ जाएगी आप कर क्या रहे हो, जब चिड़िया चुग जाए खेत तब मालूम पड़े, उससे बढ़िया है कि साल के बीच में ही आपको एक स्टेटमेंट रखना है बजट के साथ। ठीक है ना? मध्य अवधि फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट आपका क्या है? एक आपको रखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी का स्टेटमेंट, समष्टिगत अर्थशास्त्र नीति विवरण। ये टेलीग्राम पे वैसे मैं डाल दूंगा, आप चिंता मत करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। और तीसरा क्या लिखना है आपको? फिजिकल पॉलिसी की रणनीति का विवरण, कि आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या फिजिकल पॉलिसी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसका आपको एक स्टेटमेंट देना है। तो 3 स्टेटमेंट देने हैं, क्लियर? एक तो क्या देना है? फिजिकल पॉलिसी का स्टेटमेंट मध्यावधि, एक आपको स्ट्रैटेजिकल रणनीतिक फिजिकल पॉलिसी का स्टेटमेंट, और तीसरा हमें क्या देना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट देना है, समष्टिगत अर्थशास्त्र नीति विवरण देना है। यह भी ध्यान रखना, प्री में पूछ सकता है वो एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग ये कौन कौन से 3 दस्तावेज बजट प्रस्तुत करने के साथ साथ रखे जाते हैं, तीनों ध्यान कर लेना। क्लियर है? चलिए, अब एक्चुअली मेरे मित्र क्या है, इसमें कुछ चेंजेस भी हुए। सपोज करो आपको बोल दिया कि साहब ऐसा है कि ये फिजिकल डेफिसिट आपको 2008-9 तक कितना 3% पे लेके आना है, और रेवेन्यू डेफिसिट 0% करना है आपको 2008-9 तक। वैसी अनुकूल स्थिति रहती नहीं है हमारे यहाँ। तो राज्य में हर साल में 2 राज्यों 3 राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, 5 साल तक सरकार चलती क्या है, पॉलिसी पैरालिसिस ही होता रहता है। अब 5 राज्यों में चुनाव है तो वहाँ पर अब आपकी क्या लग जाएगी? आचार संहिता लग जाएगी। फिर कर लो विकास, कुछ विकास नहीं होना। फिर गवर्नमेंट बनेगी, नई गवर्नमेंट अपना एस्टेब्लिशमेंट करेगी, उसके बाद योजनाएं लागू करेगी, उसके बाद जाके कहीं सेंट्रल की पॉलिसी स्टेट में इंप्लीमेंट होगी, इतने नहीं होगी। वैसे ही हमारे राज्य में इसलिए 1 नेशन 1 जो इलेक्शन वाला है ना, बहुत सही है। और 1967 तक स्टार्टिंग के जो 3 या 4 अपने इलेक्शन हुए थे वो सारे के सारे ये ऐसे ही हुए थे, तो बाद में चेंज किए इनने बापड़ों ने। चलो, अब कुछ लेटेस्ट चेंजेस है उस पर ध्यान कर लो, ये अपने इस बार बजट में भी बताया। 4.5% फिजिकल डेफिसिट से कम रखना है अपन को बाई 25-26। ये नवीन इसमें जो चेंजेस हुए ये ध्यान रख लेना। अच्छा, एफआरबीएम एक्ट क्या कहता है कि 3% करना है अपन को, और ये क्या कह रहा है? देखो अभी कोरोना आया था, इकोनॉमी में बेसिकली खूब पैसा इन्फ्यूज़ करना पड़ा, तो ये कहते हैं कि साहब फिजिकल डेफिसिट कितना रखना है? 4.5% रखना है। कब तक? 25-26 तक। ये बजट 21-22 में मेंशन किया है, और इस बार के इकोनॉमिक आई थिंक सर्वे में भी ये मेंशनड है। 4.5% एफडी बाय 25-26 बजट 21-22 के अकॉर्डिंग कितना रखना है? 25-26 तक 4.5% फिजिकल डेफिसिट रखना है। क्लियर? उसी में हमने भैया एक एस्केप क्लॉज भी दे रखा है। क्या? एस्केप क्लॉज भी दे रखा है। एस्केप मतलब बचने का एक रास्ता भी दे रखा है। क्या दे रखा है? कि यदि कोई ऐसी समस्या आ जावे, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जावे, तो ये जो आपका फिजिकल डेफिसिट है ना, 4.5% से ज़्यादा आपको ऋण नहीं लेना, मतलब देयता नहीं रखनी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? बढ़ोतरी कर सकते हो। कितनी बढ़ोतरी कर सकते हो? मैक्सिमम 0.5% की बढ़ोतरी कर सकते हो। बाकी टारगेट तो हमने क्या कर रखा है? 4.5% फिक्स कर दिया 25-26 के लिए। क्लियर है? ये रिकमेंडेशन किसने दी थी? एन.के. सिंह साहब ने दी थी, एन.के. सिंह कमेटी। अच्छा, ये एन.के. सिंह कमेटी क्या है ये भी ध्यान कर लो। मई 2016 में जो हमने 2003 में एफआरबीएम बनाया था, उस एफआरबीएम को एसेस करने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए एन.के. सिंह कमेटी बनाई थी मई 2016 में। क्लियर है? इसने क्या असेस किया? इसने असेस किया भैया कि हाँ कुछ समस्याएं हैं, आप एकदम से 3% नहीं कर सकते, थोड़ा सा रिवाइज कर दिया इसने। रिवाइज करके क्या रिकमेंडेशन करी कि फिजिकल डेफिसिट कितना लेके आना है आपको? 3% लेके आना है 19-20 तक के लिए।
देखो मेंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री में यदि फैक्ट्स आपसे पूछेगा तो ये वाला जरूर पूछ सकता है। 25-26 तक 4.5 से कम हमें क्या करना है, फिजिकल डेफिसिट लेके आना है। क्लियर। या एस्केप क्लॉज के बारे में पूछ लेगा, कितना डिविएशन कर सकते हो आप फिजिकल डेफिसिट का, जो आपका टारगेट है उसमें हम 0.5% का मैक्सिमम डिविएशन चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। चेंज मतलब बढ़ेगा ये, है ना, कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एस्केप क्लॉज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये कहता है कि 20-21 तक, देखो इसने बोला था कि भैया 19-20 तक, 2016 में आया था ना बेसिकली, तो 2016 में एसेस करके जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, इन्होंने कहा कि फिजिकल डेफिसिट 3% आपको 19-20 तक करना है। फिर इन्होंने बोला कि 2020-21 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसमें 2.8% आपको फिजिकल डेफिसिट पर लेके आना है, और 2023 तक हम इसको कितना ले आएंगे, 2.5% ले आएंगे। ये इन्होंने एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन करी थी। क्लियर। क्लियर। और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना बताया था इनने, 60% बताया था। कितना बताया था मेरे मित्र, 60% बताया था। क्लियर है। देखो अब सारे फंडे अपने क्लियर है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने फिजिकल पॉलिसी के समझ लिए हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड राजस्थान के जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखे हैं हमें ग्राफ्स, उनको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, उनको रट लेना आप बस। हाँ, ये आपके वहीं से उठाया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में से। इसमें एक बात और इनने बोली थी कि भैया 50 ईयर्स के लिए हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे स्टेट को, क्योंकि भैया एकदम से हमारा देश क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो स्टेट्स को भी साथ के साथ लेते हुए चलने के लिए हम इनको क्या इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे 50 साल के लिए, टू बी स्पेंड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो किसके लिए मिलेगा, लेकिन आपको पूंजीगत व्यय के लिए, हाँ, राजस्व व्यय के लिए नहीं मिलेगा। कारण क्या है, पूंजीगत व्यय जो आप करोगे इट मीन्स कोई ना कोई आप क्या कर रहे हो, संपत्ति क्रिएट कर रहे हो। राजस्व में क्या है भैया, तनख्वाह दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, इसमें फालतू के खर्चे में लगा रहे हो ना। हम आपको किस लिए लोन देंगे कि आप उस राज्य के लिए कोई ना कोई कैपिटल क्रिएट कर रहे हो, कोई संपत्ति क्रिएट कर रहे हो। क्लियर। विद इन तेईस चॉइस, पार्ट ऑफ द लोन इज कंडीशनल ऑन स्टेट्स इंक्रीजिंग एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर, पार्ट्स ऑफ आउटले विल बी लिंक टू स्टेट अंडरटेकिंग सेवरल रिफॉर्म्स। तो वही कैपिटल रिफॉर्म्स के लिए 3.5% ऑफ जीएसडीपी अलाउड फॉर स्टेट, 0.5% टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। देखो स्टेट में वैसे तो 3% ही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया आपको 3.5% जो हमने फिजिकल डेफिसिट अलाउ किया है उसमें 0.5% किसको टाइड कर दिया है, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में। बिजली का बड़ा घाटा है हर राज्यों में, तो कह रहे हैं कि 0.5% फिजिकल डेफिसिट पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के नाते जो आप करते, जैसे कि भैया कोई पावर सेक्टर ने कोई लोन ले रखा है और चुक नहीं रहा, तो पूर्ति करने के लिए आपने लोन लेके एक तो वो क्या खत्म किया, यहाँ पे ठीक है इसके माथे से कुछ तो लोन कम हो, पर वो जो आपने पैसा लिया है तो फिजिकल डेफिसिट, तो 0.5% टाइड टू पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए यदि आप लेते हो तो आप 3.5% तक अलाउ हो स्टेट के लिए। फिजिकल कंसोलिडेशन हमने अभी देखा ही है, टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट टू बी बिलो 4.5% बाय 25-26। कितना करना है 25-26 तक, 4.5%। क्लियर है। और वो स्टेट के लिए 3.5%। जीएसडीपी है, ध्यान रखो, जीएसडीपी स्टेट की जीडीपी का 3.5%। क्लियर है। 0.5% टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, ये ध्यान रखना। चलिए कुछ डेटा है भैया, उसको रट लो अच्छे से। आपको ये मालूम होना है कि हाँ चाहिए कि हमारे राज्य में पैसा आता कहाँ से, पैसा जाता कहाँ से, ये एक बार देख लो, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सबसे पहली बात कि जेब में भैया पैसा आ कहाँ से रहा और कितना कितना है। ये गोज टू है ना, पहले एक बार अपन पैसा आ कहाँ से रहा है, कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। जेब में कितना पैसा आ रहा है फिर अपन खर्च करते हुए देखेंगे। चलिए, सबसे ज़्यादा यदि पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है मेरे मित्र, वैसे तो बोरिंग वगैरह से ही आ रहा है। कितना है, 34%। कितना है, 34%। उधार एवं अन्य देयताएं, फर्स्ट कितना परसेंट पैसा, ये उधार मांग मांग के लिए कह रहे हैं, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज कितना है, 34%। क्लियर है। 34% के बाद अपना जीएसटी एंड अदर 17% का है, जीएसटी एंड अदर ये रहा। जीएसटी एंड अदर 17%।
उसके बाद कॉरपोरेशन और इनकम टैक्स 15-15%। कॉरपोरेशन और इनकम टैक्स 15-15%। आप तो ये ध्यान कर लेना। क्लियर। 16% का इसमें क्या दिखा रहा है बजट 22-23 का। अच्छा, ये तो 22-23 का बजट का है, पिछले साल का बता रहा है। क्लियर। पिछले साल के बजट में जो बोरिंग थी पहले तो 35% थी, अब आ रही अब कितनी है भैया पैसा 34% हम लेके आ रहे हैं। जीएसटी अपना कितना था मित्र 16, अब कितना हो गया जीएसटी बढ़ गया अपना 17% हो गया। और पहले अपना कॉरपोरेशन टैक्स 15% था और इनकम टैक्स 15 था, ये अभी भी 15% है और ये अभी भी 15% है, सेम है। क्लियर है। एक बात का और ध्यान रखना, सीमा शुल्क क्या हमारे यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा पैसा कमाती है बनिस्बत किससे, सीमा शुल्क से, ये भी ध्यान रखना। यूनियन एक्साइज ड्यूटी इज ग्रेटर देन कस्टम ड्यूटी। क्लियर है। ये बात अब ध्यान रखना। कितना कितना है ये 4% ये है, 7% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से अपना पैसा आता है। स्पष्ट है। ये तो रहा भैया पैसा आने का। ये आप ध्यान रखना कि उधार से कितना लेके आ रहे हैं 34% लेके आ रहे हैं। उसके बाद जीएसटी एंड अदर से हम 17% लेके आ रहे हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स से 15, इनकम टैक्स से 15%। क्लियर है। चलिए, रुपया जा कहाँ का रहा है ये देख लो। रुपया जा कहाँ का रहा है एक बार ये देख लो। सबसे ज्यादा रुपया अपना जा रहा है भैया इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट में कितना जा रहा है 20% जा रहा है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में कितना जा रहा है 17% जा रहा है। ये क्या है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। फर्क क्या है सब इसमें, सेंट्रल सेक्टर वाली स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, एक में तो क्या है मेरे मित्र 100% किस में सेंटर देती है, और एक में क्या है जो 60-40% की, आधा तो सेंटर देगी और कुछ पार्ट स्टेट देगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें अपना कितना पैसा जा रहा है 9% जा रहा है। क्लियर। तो बीच में ये स्टेट शेयर तो अपन भूल ही गए, स्टेट में कितना शेयर है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज। पहले नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट, दूसरे नंबर पे भैया स्टेट को पैसा भेजते हो आप, तीसरे नंबर पे क्या है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स हैं और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड 9%। क्लियर है। चलो, और क्या है सब्सिडीज, डिफेंस अपना ज़्यादा है 8% सब्सिडीज से, ये भी ध्यान रखना। 8% सब्सिडी में भी हमारी जीडीपी का पैसा जाता है, और डिफेंस में हम हमारी जीडीपी का कितना खर्चा कर रहे हैं 7% कर रहे हैं। क्लियर है मेरे मित्र, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। लगे हाथ राजस्थान का भी देख लो, एक क्वेश्चन पक्का कर लो। चलिए राजस्थान की बात कर लेते हैं एक बार राजस्व प्राप्तियों के बारे में, कि हम जो राजस्व आ रहा है कहाँ से और कितना आ रहा है। मेंस में एक बार प्रश्न आया भी हुआ है, लेकिन देख लो भैया इसको। जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो हम सबसे ज़्यादा, मतलब स्वाभिमान ये आदमी है कि हमारा टैक्स रेवेन्यू हमारे रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है। क्या, स्वयं का कर राजस्व कितना है 74,808 करोड़ रुपए, 74,808 करोड़। ये क्या है मेरे मित्र स्वयं का कर राजस्व नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे क्या है मेरे मित्र केंद्रीय करों में हिस्सा। देखो जीएसटी जाता है तो उसमें हमारे राजस्व भी तो जा रहा है, तो हमारा भी हिस्सा बनता है।
तो उसमें हर स्टेट का फिक्स है भैया, उसमें जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उसमें तय हो जाता है कि हर स्टेट के जितना उसका कंट्रीब्यूशन है या जैसे उसमें विकास कार्य उसके अकॉर्डिंग स्टेट क्या करता है, कंट्रीब्यूट कर देता है। दूसरे नंबर पे क्या है मेरे मित्र, केंद्रीय करों में केंद्रीय करों में हिस्सा, और केंद्रीय करों में हिस्सा कितना है मेरे मित्र, 54,031 करोड़। और तीसरे नंबर पे केंद्रीय सहायता, केंद्रीय करों में हिस्सा और फिर ये केंद्रीय सहायता 36,000 करोड़, 36,326 करोड़। और चौथे नंबर पे कर भिन्न राजस्व, कर के अलावा भी भैया कुछ पैसा जो अपना आता है, कर भिन्न राजस्व। और कर भिन्न राजस्व कितना है, 18,755 करोड़। ये तो भैया आ रहा है अपना पैसा, और कितना पैसा आ रहा है, 1,83,920 करोड़। कितना हो गया टोटल, 1,83,920 करोड़। ये अपनी तिजोरी में पैसा आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। अब देखो कुछ मोटा मोटा खर्चा है वो देख लो। हम क्या करते हैं, स्कीम वार परिव्यय फिक्स करते हैं कि इस स्कीम में भैया इतना खर्चा करेंगे। देखो इसमें दो मैंने शीट लगा रखी है। ये ऊपर वाला तो क्या बता रहा है, स्कीम वार परिव्यय कि स्टेट में ये स्कीम में हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, और नीचे बता रखा है कि स्कीम वार बजट के अंतर्गत परिव्यय, इस बजट में हम इतना क्या करेंगे, परिव्यय करेंगे। कितना हो गया, बेसिकली ये तो वर्षवार व्यय बताएगा कि नवंबर 2022 तक कितना व्यय हो गया। चलिए एक बार ये और देख लेते हैं मित्र, ये क्लियर तो है ना यार आपके लिए। और एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। फिर इसको समराइज कर देंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको ये टेलीग्राम पे तो डालूंगा ही डालूंगा, तो उसको और देख लेना एक बार। चलो क्या कहता है साहब, स्कीम वार परिव्यय सबसे ज्यादा एक नंबर पर हम जो पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। कितना, 78,631 करोड़। कितना हो गया, लगभग 46% पैसा हम किस में लगा रहे हैं, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा में लगा रहे हैं। उसके बाद मेरे मित्र 16%, 16% किस पे लगा रहे हैं, दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास पर। किस पे लगा रहे हैं मित्र, ग्रामीण विकास पर। कितना, लगभग 28,000 करोड़। और तीसरे नंबर पे है मेरे मित्र ऊर्जा, तीसरे नंबर पे है ऊर्जा। और चौथे नंबर पे है कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। सबसे ज्यादा पैसा किस में स्कीम पे लगाने के लिए अलॉटमेंट कर रखा है हमने, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। उसके बाद दो नंबर पे कौन सा है मेरे मित्र, ग्रामीण विकास। और तीसरे नंबर पे हम पैसा किस में दे रहे हैं, ऊर्जा के लिए अलोकेशन कर रखा है। और चौथे नंबर पे हमने कृषि को डाल रखा है। क्लियर, सामुदायिक या यूं कह लीजिए सामाजिक, सामाजिक के बाद ग्रामीण, ग्रामीण के बाद ऊर्जा, ऊर्जा के बाद कृषि। सामाजिक, ग्रामीण, ऊर्जा और कृषि। अब जो एक्चुअल में परिव्यय हुआ है ना, उसको आप देखना। उसमें आपको ये जो ऊर्जा 3 नंबर पे है, ये खिसक के किस पे पहुंच जाएगा, 2 पे, सॉरी 2 पे ऊपर पहुंच जाएगा। ग्रामीण विकास 3 पे। देख लो एक बार इसको भी। अगर मैं वर्ष के परिव्यय की बात करता हूं, देखो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं तो नंबर 1 पर है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन सा है, ऊर्जा। किस पे खर्चा हमने किस पे किया है, ऊर्जा पे किया है। लेकिन पैसे अलॉटमेंट में ऊर्जा कौन से नंबर पे था, तीसरे नंबर पे था। क्लियर। ग्रामीण सेवाओं को जो हमने स्कीम में अलॉट पैसा किया था, वो कौन से नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था। लेकिन वर्ष में जो हमने भैया पैसा खर्च किया है, वर्षवार व्यय किया है, उसमें ग्रामीण कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पर है। क्लियर। और कृषि तो अपने मित्र चौथे पे, कृषि से चौथे नंबर परिवहन, चौथा नंबर परिवहन और
पांचवा नंबर हो गया आपका कृषि, पांचवा नंबर हो गया कृषि। क्लियर है? अब देखो एक बार और, एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो परिवहन पे वहां पर हमने कितना खर्चा किया था, मतलब खर्चा से मेरा सेंस है परिवहन पे हमने कितना अलॉटमेंट किया था, परिवहन पे हमने मित्र अलॉटमेंट किया था मात्र 5.51, कितना, 5.51, 5.51। क्लियर? लेकिन मेरे मित्र परिवहन में हमने जो खर्चा किया है वो कृषि से भी ज्यादा किया है, कृषि से भी ज्यादा किया है। तो रैंकिंग ध्यान कर लेना, सामाजिक, ग्रामीण, ऊर्जा, कृषि, और कृषि के बाद नंबर किसका आता है, परिवहन का, कृषि के बाद नंबर आता है परिवहन का। लेकिन साल में यदि हम एक्सपेंडिचर देखेंगे हमने किस में नवंबर 2022 तक खर्चा कर दिया, ये तो क्या है, हमने इनको प्रायोरिटी लगा दिया कि इसमें इतना खर्चा करेंगे, इसमें इतना खर्चा करेंगे, लेकिन वास्तव में नवंबर 2022 तक हमने कितना खर्चा किया है। एक नंबर पे तो कौन सा है, सामाजिक सेवाएं, दो नंबर पे कौन सा है मित्र, ऊर्जा, तीन नंबर पे कौन सा है, ग्रामीण, चार नंबर पे मेरे कौन सा है मित्र, परिवहन, और उसके बाद कौन सा है, कृषि, उसके बाद क्या है मित्र, कृषि। क्लियर है? तो आप तो ये वाला तो याद कर लेना, अलॉटमेंट वाला, इससे क्या आपका जो एक्सपेंडिचर वाला है वर्ष का, उसको आप इजीली कर पाओगे। सागरा उक्रीपा इंग्लिश में याद कर लेना, सोशल रूरल, सोशल रूरल, और ये एनर्जी या यू, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, क्या बन गया, सूरत है ना, सूरत, सूरत में यू और आर आगे पीछे कर लेना, शुरुत हो जाएगा ये, है ना, या इसको शुरुआत कर देना, शुरुआत बोल देना इंग्लिश में। अगर यू पहले हो जाता था ये सूरत हो जाता था, ऐसे याद कर लेना। सूरत की जगह क्या बन गए, SRUAT, ये क्या हो गया आपका स्कीम वाला परिवहन। एस से क्या हो गया, सामाजिक सेवाएं, सोशल, आर से क्या हो गया, रूरल, यू से क्या हो गया आपका ऊर्जा या एनर्जी, क्लियर, और ए से एग्रीकल्चर, टी से ट्रांसपोर्ट। और अगर खर्चों में देखते हैं तो सोशल में तो हम सामुदायिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा वर्ष में हमने खर्च किया ही किया है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया, ऊर्जा। रूरल कहाँ चले गया, तीसरे नंबर पे। ट्रांसपोर्ट जो इसमें पाँचवें नंबर पे था कहाँ आ गया खर्चे में, चौथे नंबर पर। और एग्रीकल्चर कहाँ चले गया, पाँचवें नंबर पे चले गया। सब ने अपनी जगह चेंज कर ली। चलिए, ये क्या हो गया मित्र, आपके राजस्थान का भी हो गया, स्पष्ट है। एक और स्लाइड देख लो, वो जो इकोनॉमिक सर्वे की है आपकी, वो भी, हाँ, ये सेंट्रल वाला और देख लो कि अलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के लिए किस किस पे अपन ने किसको कितना अलोकेशन किया। जैसे अभी ये स्टेट का देख रहे थे ना, ऐसे ये सेंटर का है, और स्टेट में किस टैक्स से कितनी आमद हो रही है उसका मैं एक छोटा सा स्नॉप्सिस अपने बना के आपके टेलीग्राम पे डाल लूंगा, तो उसको भी इसमें ऐड कर लेना, उसमें से भी प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। क्लियर? जैसे आपने स्टेट का देखा था ना कि स्वयं का कर कितना है, केंद्रीय हिस्सेदारी कितनी है, केंद्र से अनुदान का नंबर पे कितने नंबर पे हमारे पैसा मिल रहा है, वो बाइफिकेशन भी आप देख लेना। सबसे ज़्यादा भैया हम खर्चा अलोकेशन कौन सी मिनिस्ट्री को किया हमने, 5.94 करोड़, लाख करोड़, लगभग 6 लाख करोड़ हमने डिफेंस पे खर्चा किया है। उसके बाद कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद तीसरे नंबर पर रेलवे, चौथे नंबर पर कंज्यूमर और PDS। क्लियर है? ये चार अच्छे से ध्यान कर लेना मित्र। सबसे ज़्यादा डिफेंस, डिफेंस में हमारे वीर सैनिकों को भेजने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बनाया हमने और हाईवे पे खर्चा किया। उसके बाद रेलवे अलोकेशन जो पैसे किया, रेलवे के बाद कंज्यूमर अफेयर्स, PDS। क्लियर है मेरे मित्र? ये देख लेना, डिफेंस, फिर आपका रोड ट्रांसपोर्ट या हाईवे, रेलवे, मतलब रेल से ज़्यादा हमने रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे में अलोकेशन किया है। ये तीन तो स्टार्टिंग के आपको याद में होने चाहिए कि स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज को हमने कितना कितना अलोकेशन किया। सबसे ज़्यादा डिफेंस,
देन रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी जी, उसके बाद अश्विनी वैष्णव की मिनिस्ट्री रेलवे, देन कंज्यूमर अफेयर्स एंड पीडीएस चौथे नंबर पर। चलिए आज अपना ये फिजिकल पॉलिसी पूरा हो गया है। डेफिनेटली इसमें से एक या दो प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको एक दो बार देख लेना। और कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी समस्या हो तो क्या करना है, कमेंट कर देना। ये टेलीग्राम नंबर नीचे आ ही रहा है, टेलीग्राम का आपको एड्रेस आ ही रहा होगा, उसके साथ साथ व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। कोई भी मन में शंका हो तो भेज देना। और भैया वो बुक मंगा लो, बुक आपको बहुत काम देगी। वो RS की परीक्षाओं के लिए 150-200 रुपये के मारे कंजूसाई मत करो। चलो भैया, राम राम, जय हो आप सब।